हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसी मस्ट नॉट टच इश्यूज दैट रिक्वायर लॉ मेकर्स रूल के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शासन संचालन करते हैं। लोकतंत्र में अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर अधिकारों के हनन की बात की जाए तो नागरिक सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। इसके लिए शासन के तीसरे महत्वपूर्ण अंग के रूप में एक निष्पक्ष और मजबूत न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। नागरिकों के अधिकार तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में आलोचकों द्वारा अक्सर न्यायपालिका की सक्रियता के लिए अति सक्रियता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विधायिका की शक्ति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका के विषय पर बोलते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय को उन मुद्दों को नहीं छूना चाहिए जिनके लिए विधायिका की भूमिका की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ की न्यायपालिका और विधायिका के संदर्भ में ये टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे इस वर्ष नवंबर में 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। तो इस सब के मद्देनजर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से हमारे लिए इस संदर्भ में ये समझना जरूरी हो जाता है कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका तथा विधायिका की क्या भूमिका है। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का पर्याय है। डेमोक्रेसी शब्द को मूल रूप से ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से लिया गया है, जो डेमोस और क्राटोस से मिलकर बना है। इसमें डेमोस का मतलब है जनता और क्राटोस का मतलब है शासन। तो इस तरह लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है, जो सरकार को सच्चे अर्थों में वैधानिकता प्रदान करता है। अब्राहम लिंकन की बात करें तो उनके मुताबिक लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। इस प्रकार ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी मर्जी से अपने ही बीच से अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है, या यूं कहें कि जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनती है। इस शासन व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के समान अधिकार होते हैं। दरअसल एक अच्छा लोकतंत्र वो है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। कुछ विचारक लोकतंत्र को शासन तक ही सीमित न रखकर इसे व्यापक अर्थ में देखने की बात करते हैं। दरअसल उनका मानना है कि लोकतंत्र राज्य और सरकार की एक शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि समाज की एक अवस्था भी है। उनके मुताबिक एक लोकतांत्रिक समाज वो है जहां सामाजिक और आर्थिक समानता देखने को मिलती है, जबकि एक लोकतांत्रिक राज्य वो है जिसमें नागरिकों को सुलभ और न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार व्यापक संदर्भ में लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत सी विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे लिखित संविधान, विधि का शासन, मानव अधिकारों की उपस्थिति, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण इत्यादि को लोकतंत्र के आधारभूत लक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अब इस सब के बाद जान लेते हैं कि लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका क्या होती है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान है। विधायिका का प्रमुख दायित्व विधि निर्माण करना होता है। विधायिका को राष्ट्र का दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जनता की सामान्य इच्छाओं का साकार रूप है। चूंकि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ जनता का शासन है और विधायिका में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए विधायिका का एक विशेष दायित्व ये भी है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। दरअसल सामान्यतः कार्यपालिका के मनमाने तरीके से कार्य करने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में विधायिका विभिन्न प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ये खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब चुनी हुई सरकार के पास स्पष्ट एवं मजबूत बहुमत हो,
तब विधायिका ही है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकती है। दरअसल विधायिका कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जिसके पारित हो जाने से सरकार गिर जाती है आदि के जरिए से सरकार या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार विधायिका कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए रखने का कार्य करती है। इसलिए भारत में सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया है। विचार विमर्श करना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है और भारतीय संसद में किसी भी कानून के पारित होने से पूर्व पर्याप्त विचार विमर्श और बहस की जाती है। भारत में विधायिका जनता की इच्छाओं व हितों की सबसे प्रमुख संरक्षक होती है। अतः भारतीय संसद को लोकतंत्र के मुख्य केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। चलिए अब इस सब के बाद समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। भारत में कानून के शासन को लागू करने के लिए एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सामान्यतः लोकतंत्र के आदर्शों को किसी भी देश के द्वारा अपने संविधान में उल्लेखित किया जाता है, जिसके जरिए से उस देश की व्यवस्था संचालित होती है। भारत में संविधान की व्यवस्था का मुख्य अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। इस नाते अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। न्यायपालिका की इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आमतौर पर लोकतंत्र के मूल में मानव अधिकारों की बात की जाती है। मानव अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इत्यादि आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इन मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा तथा गारंटी दी गई है। इस गारंटी और सुरक्षा के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को अधिकृत किया है। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का गारंटर और संरक्षण करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 से उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त होती है कि अगर कोई विधि अथवा कानून संवैधानिक प्रावधानों या मान्यताओं का उल्लंघन करता है तो वो उसे असंवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर सकती है। इस प्रकार भारत में जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपनाई गई है उसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि शासन निरंकुश और अत्याचारी न हो जाए। इसके लिए सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही व्यवस्था भी की गई है कि अगर अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करे तो नागरिक सीधे न्यायालय जा सकें। दरअसल उच्चतम न्यायालय सरकार को कुछ भी गैर संवैधानिक तथा गैर लोकतांत्रिक करने से रोकता है और इस तरह न्यायपालिका लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव क्यों होता है। लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात की जाती है और भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने का उल्लेख है। क्योंकि संविधान की भाषा आमतौर पर जटिल होती है और संविधान की व्याख्या का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, इसीलिए शक्ति के या अन्य किसी मुद्दे पर कभी कभी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि सार्वजनिक मंचों से कभी न्यायपालिका सरकार को निशाने पर लेती है तो सरकार भी न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करने की सलाह देती है। ऐसे कई मौके आए जब सरकार और न्यायपालिका का गतिरोध खुलकर सामने आया। दरअसल टकराव के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो उसमें एक उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी रहा है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं निर्धारित किया है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत सरकार को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत इस शक्ति को सीमित करता है। तो इस तरह उच्चतम न्यायालय ने सरकार की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया है, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस संदर्भ में आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण कर रही है। अगर बीते कुछ समय पहले की बात करें तो वर्ष 2014 में संसद के द्वारा 99वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया था। इस अधिनियम को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अधिनियम के आलोचकों द्वारा आरोप लगाया गया कि इस अधिनियम के जरिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी।
हालांकि सरकार का पक्ष था कि आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी होगी और ये किसी भी स्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करेगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने जजों की नियुक्ति को लेकर बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह ही कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होगी। इस तरह ऐसे ही अन्य कई अवसरों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव देखा गया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समय रहा हो या फिर वर्तमान समय। तो इन सब के बाद ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है और शासन के विभिन्न अंगों को संविधान से शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में शक्ति पृथक्करण के सवाल पर एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था सर्वोच्चता का दावा नहीं कर सकती है। सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार किसी भी तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के हित में शासन करे। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अनिवार्य है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया है, लेकिन इसके बाद भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव देखने को मिलता है। इस कथन के आलोक में अपने तार्किक मत प्रस्तुत कीजिए।